जी गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं आप सब? ठीक है सर। बढ़िया चल रहा है जी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए हम 318 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे आईपीसी, और आज हम लोग शुरुआत करेंगे ऑफ हार्ट, उपहती के विषय में। एक अलग से कुछ धाराएं हैं जिनको हम पढ़ेंगे। हम लोग आईपीसी का चैप्टर नंबर 16 का अध्ययन कर रहे हैं, और जो चैप्टर 16 है वो शरीर के विरुद्ध अपराधों के विषय में बात करता है। इज दैट क्लियर? शरीर के विषय में, ठीक है। यस सर। और ये उपहती विषय 319 जो धारा है वो उपहती बता रहा है। उपहती कह रहा है हुएवर कॉजेज बॉडीली पेन, डिजीज और इन्फर्मिटी टू एनी पर्सन इज सेड टू कॉज हार्ट। जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शिथिल्य कारित करता है वह उपैती करता है, यह कहा जाता है। ठीक है भाई, उपैती शब्द समझ आया। 319 जो है वो परिभाषित कर रहा है उपैती को, ठीक। और उपैती के बारे में इसने क्या बताया कि शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शिथिल्य। आप किसी को कोई शारीरिक पीड़ा पहुंचाएं या किसी को कोई रोग से ग्रसित कर दें या अंग शिथिल्य कारित कर दें किसी को, तो ये कहा जाएगा कि आपने उसको उपहति की है। उपहति, हर्ट। समझ आ रहा है भाई? हर्ट आप सभी लोग जानते होंगे चोट के विषय में, हर्ट के विषय में। सपोज किसी को आप हिट करें, चाटा मारें, मुक्का मारें, तो क्या होगा? अगले व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा होगी कि नहीं होगी? ठीक है। यस सर। हाँ, तो वैसी अवस्था में शारीरिक पीड़ा, या किसी को आपने चुटैल कर दिया तो चुटैल हो गया, उसको कोई इंजरी आपने कर दी, तो क्या होगा? जब तक वो ठीक नहीं हो जाता उसका घाव, तो एक रोग से पीड़ित हो गया अगला बंदा। किसी व्यक्ति के आपने अंग को शिथिल्य कर दिया, आपकी चोट से कोई स्वेलिंग वगैरह आ गई, हाथ पैर घुटना, कोई भी उसका जॉइंट इस प्रकार आपने कर दिया, इन्फर्मिटी आ गई उसमें, तो क्या हुआ? उसको आपने उपैती कारित की। आपने उसको 319 में परिभाषित जो बात बताई गई है। तो देखिए हम लोग एक घोर उपैती शब्द पढ़ते हैं, ये 320 में बताया गया है। इज दैट क्लियर? हम लोग सामान्य बोलचाल में कहते हैं कि साधारण उपैती। साधारण उपैती शब्द का नाम का कोई शब्द नहीं है आईपीसी में। उपैती है और घोर उपैती है, ये ध्यान रखिएगा। आम बोलचाल में हम साधारण उपैती बोल देते हैं, सिंपल हार्ट। ये बोलते हैं कि सिंपल इन इंजरी, मतलब जो हार्ट है नेचर होती है उसकी सिंपल, ठीक। लेकिन यहाँ आईपीसी में सिंपल शब्द नहीं है, केवल उपैती और घोर उपैती बताया गया है। ठीक है भाई। सेक्शन 320 बात करता है ग्रीवियस हार्ट की। तो ग्रीवियस का मतलब है घोर उपैती। एक तो उपैती आपकी 319 वाली हो गई, जिसे आम बोलचाल में हम साधारण उपैती कहते हैं, और 320 जो बात कर रहा है वो ग्रीवियस हार्ट की बात कर रहा है। ग्रीवियस हार्ट कह रहा है कि द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ हार्ट ओनली आर डेजिग्नेटेड एज ग्रीवियस। घोर उपैती, उपैती की केवल नीचे लिखी किस्में घोर कहलाएंगी। तो देखिए यहाँ 8 प्रकार की स्थितियां हैं। एक तो आपको ये ध्यान रखना होगा, क्योंकि अक्सर प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है कि कितने प्रकार बताए गए हैं, कितने काइंड्स बताए गए हैं 320 में। वो आपको ऑप्शन दे देगा 6, 8, 9, 7। तो यहाँ कितने काइंड बताए गए हैं 320 में? 8 प्रकार बताए गए हैं। 8। ये ध्यान रखिएगा, सवाल यहाँ से आपको 101% मिलने जा रहा है। आप बिल्कुल बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। और इसमें 8 प्रकार में जो पहला ही प्रकार है वो है इमेस्कुलेशन, पुंसत्व हरण हिंदी में कहा गया है,
और इमेस्कुलेशन इंग्लिश में बताया गया है। कोई क्लास मेंबर बताएगा इस शब्द का क्या अर्थ है, आप इसको कैसे समझते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है? एनीबॉडी? सर 320 का जो फर्स्ट प्रकार बताया है। हाँ सर परमानेंटली इनकॉम्पिटेंट फॉर द सेक्सुअल प्रजनन क्षमता को परमानेंट रूप से पुंसत्व हरण। जी जी सर। आपका कहना यह है कि जो पुरुष के प्रजनन अंग हैं उनको यदि आपने इस प्रकार से डैमेज कर दिया किसी के कि वो प्रजनन के लायक नहीं रहा तो तब इमेस्कुलेशन में आएगा। इज दैट क्लियर? जी जी। बहुत अच्छे। और अगर इसका उल्टा करें तो क्या होगा भाई? यदि किसी स्त्री के साथ ऐसा किया जाए तो? जी सर रेप तो में वो भी भी सेम काइंड का ऑफेंस होगा सर। लेकिन यहां तो केवल पुंसत्व हरण लिखा हुआ है फर्स्ट में। तो जी बोलिए भाई, इतना चुप मत रहिए। जो भी यस नो ही और आप। शी का जो फर्क है सर वो तो आईडी। हाँ बोलो। जी जी बोलिए बोलिए बोलिए। अरे बताओ भाई। कोई बंदा बोल रहा था और वो फिर चुप कर गया। अवनीश कुमार जी। इंटरनेट कनेक्शन मेरा पुअर है सर। हाँ अवनीश कुमार जी बोलिए। मतलब कोई बाहरी चोट है सर? नहीं देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि पहला जो 320 का जो फर्स्ट बोल रहा है वो इमेस्कुलेशन के बारे में बात कर रहा है और पुंसत्व हरण वहाँ लिखा हुआ है। तो ये तो एक पुरुष के बारे में बात हो गई। यदि ऐसा अपराध मान लीजिए किसी स्त्री का गर्भाशय जबरदस्ती किसी ने नोच के निकाल दिया, खींच दिया, रिमूव कर दिया, तब क्या होगा? वो तो वहां से सर डैमेज ही हो जाएगा ना। हाँ तो डैमेज तो 376 में नहीं जाएगा है जी। उसका सर मुश्किल हो जाएगा ना, वो वर्क ही करना बंद कर दे। अरे वही तो हम पूछ रहे हैं बाबू। तो तब कौन सी धारा लगाओगे? आप जज साहब हैं, आपके सामने मामला आ गया है, अब क्या करोगे? सर महिला वाले केस में तो ये है ना कि अगर उंगली भी वहां पे उनके प्राइवेट पार्ट पे अगर कोई वो करता है वो भी 376 में आता है। 376 अगर में है। वो पूरा पूरा मतलब उसे डैमेज करेंगे तो भी वो 376 में आएगा। नहीं देखिए, वहाँ इंटेंशन उसका 376 यानी कि रेप करने का नहीं है। उसका इंटेंशन तो उसकी बॉडी को इस प्रकार डैमेज करने का है कि वो इस लायक ना रहे कि वो प्रजनन कर सके। ठीक है ना? तो देखिए, आपको एक सेक्शन 8 हमने पढ़ाया था जो कि जनरल एक्सप्लेनेशन वाले चैप्टर में है। पढ़िए एक बार धारा 8 पढ़िए। कोई अपने बैरेक्ट में धारा 8 पे जाइए और धारा 8 पढ़िए एक बार। वही तो बोला था सर पहले मैंने, ही और शी। हाँ भैया शोभित जी, हम आपसे बिल्कुल सहमत हैं। आप पूरी क्लास को समझ नहीं आया ना आपने क्या बोला तो। 8 जी धारा 8 कह रही है लिंग, पुल्लिंग वाचक शब्द जहां प्रयोग किए गए हैं वे हर व्यक्ति के बारे में लागू हैं, चाहे नर हो या नारी। तो इसका मतलब अगर किसी स्त्री के साथ इस प्रकार का कृत्य किया जाएगा तब भी वो 320 के पहले पार्ट में कवर हो जाएगा, सी पार्ट में ही आएगा, है ना?
तो उस पर 326 का ही चार्ज बढ़ेगा। जी सर। ठीक है, इज दैट क्लियर? जी सर, क्लियर। मेरी आवाज़ तो क्लियर आ रही है आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है आवाज़ में? तो सर आवाज बिल्कुल क्लियर है। चलिए, नो सर। ओके। तो यहाँ लिख लीजिए, इसके साइड में लिख लीजिए कि सेक्शन 8 के साथ इसको रेड करते हुए ये महिलाओं पर भी समान रूप से लागू होगा। ठीक है। और 320 का जो सेकंड कह रहा है वो कह रहा है परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द साइट ऑफ आइदर आई। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की दोनों में से किसी नेत्र की दृष्टि का स्थायी विच्छेद कर देता है, यानी कि आँख को इस लायक नहीं छोड़ता है कि आँख से उसको दृष्टि उसकी बाधित दिख सके, उसकी दृष्टि बाधित कर दे परमानेंटली, तब भी 320 के सेकंड पार्ट में आते हुए उसको ग्रीवियस हर्ट माना जाएगा। इज दैट क्लियर? थर्डली कह रहा है परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द हियरिंग ऑफ ईदर ईयर। दोनों में से किसी भी कान की जो श्रवण शक्ति है, सुनने की क्षमता है, उसका यदि स्थायी विच्छेद कर दे, स्थायी रूप से किसी का कान फोड़ दे, फाड़ दे, उसका पर्दा वर्दा इस प्रकार डैमेज हो जाए कि वो सुनने की क्षमता खो दे, तो तब भी 320 के पार्ट थर्ड के अंतर्गत ये कहाँ जाएगा? ग्रीवियस हर्ट में जाएगा। फोर्थली कह रहा है प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट। किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद अगर कर दिया, किसी का अंग या जोड़ का विच्छेद अगर कर दिया, तो ये कहाँ जाएगा? फोर्थ पार्ट में जाएगा। और ये कह रहा है कि यदि आप किसी भी अंग, किसी व्यक्ति के किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद कर रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में भी आपका कृत्य ग्रीवियस हर्ट में आ जाएगा, 320 के चौथे भाग में आ जाएगा। फिफ्थ कह रहा है डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ द पावर्स ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट। पांचवा कह रहा है किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या स्थायी ह्रास। ठीक है, पांचवा कह रहा है डिस्ट्रक्शन ऑफ परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ द पावर्स ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट। किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या स्थायी ह्रास। इज दैट क्लियर? आपके द्वारा जो उपैति कारित की गई सामने वाले को, यदि उसके परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति के किसी अंग या जोड़ की जो शक्तियां होती हैं, ठीक है, उनका नाश कर दिया या आपने स्थायी रूप से उसको ह्रास कर दिया, तब आप पांचवें पार्ट में आ जाएंगे 320 के, और आप ग्रीवियस हर्ट के लिए लायबल ठहराए जाएंगे। सिक्सथली कह रहा है परमानेंट डिसफिगरमेंट ऑफ द हेड और फेस। सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण। देखिए, किसी के सिर का या फेस का आपने स्थायी विद्रूपीकरण कर दिया। विद्रूपीकरण का मतलब क्या है कि जो उसका जो सौंदर्य है, जो उसकी सुंदरता है, उसको आपने कम कर दिया। इस पर एक समस्या बहुत बार पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। तो वो समस्या ऐसे पूछते हैं कि एक ए ने बी के चेहरे पर ब्लेड से कट मार दिया, तो ब्लेड से जब कट किसी के चेहरे पे मार दोगे तो क्या होगा भाई? उसका चेहरे का उस पर निशान पड़ जाएगा निश्चित रूप से। उसकी जो फिगर है वो डिसफिगर हो जाएगी, तो वही 320 में ही आ जाएगा। हाँ, तो वैसी अवस्था में, हाँ गुड इवनिंग शदब, कैसे हो जी? तो वैसी अवस्था में उसको आपको घोर उपैती में ही ले जाना है, ठीक है ना? मैं एक बार खुद इस सवाल को गलत कर चुका हूँ। एक एग्ज़ाम में मेरे सामने शुरू में जब हम जज बनने की इच्छा हमारे मन में प्रकट हुई थी, तो बहुत सारी परीक्षाएं दी हमने। तो हमने सोचा कि भाई हल्का सा ब्लेड का कट ही तो लगाया है, तो हम उसको घोर की बजाय सिंपल लिखे आए। एक जो है क्वेश्चन का आंसर हमारा गलत हो गया, एक नंबर शहीद हो गया था हमारा। तो ये ध्यान रखिएगा आपको 319 320 में से आपको सवाल निश्चित रूप से
मिलने जा रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 7th कह रहा है फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ ए बोन और टूथ, किसी अस्थि या दांत का भंग या विसंधान, ठीक है। यदि किसी की आप हड्डी तोड़ दोगे, फ्रैक्चर कर दोगे या डिसलोकेट कर दोगे, डिसलोकेट से क्या मतलब होता है भाई? व्हाट डू यू मीन बाय डिसलोकेट? सर उसकी जगह से उसे हटा देना। हाँ, जैसे जोड़ है हमारा, तो हमारे जोड़, मान लीजिए कंधा अपनी जगह पे है और आपने झटका ऐसा मारा कि उसका जोड़ ही निकाल दिया आपने, वहाँ से उसको डिसलोकेट कर दिया, तो डिसलोकेशन की अवस्था में भी आप जो है 7वें स्थान पे आ जाएंगे। आपने किसी को मुक्का मारा और मुक्का मार के उसके 2-4 मोती झाड़ दिए मुंह में से, मतलब मोती बोले तो दांत, या जाड़ वाड़ आपने तोड़ दी, सनी देओल स्टाइल में मुक्का मार दिया किसी को, तो क्या होगा? तब भी आप यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि 7वें पार्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि अस्थि या दांत का भंग या विसंधान। इज दैट क्लियर? समझ आ रहा है भाई आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही जी? नो सर। ओके। अब 8वां कह रहा है, 8वां बहुत महत्वपूर्ण है, सारे ही महत्वपूर्ण है, ये 8 आपको अच्छे से याद होने चाहिए, समझ आनी चाहिए। एक सवाल तो यही बनता है कि 320 में कितने पार्ट हैं? तो 8 पार्ट हैं, ठीक है। एक ये डिसफिगरमेंट वाला सवाल बार बार घूम फिर के आता ही रहता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर किसी का चेहरा या सिर आपने इस प्रकार से उसको चुटेल किया कि उसका डिसफिगरमेंट हो गया, तो ऐसी अवस्था में आप जो है कहाँ जाएंगे? 320 में जो परिभाषा बताई हुई है घोरपैथी की, वहाँ जाएंगे। 8th कह रहा है एनी हर्ट विच इंडेंजर्स लाइफ ऑफ विच कॉजेज द सफरर टू बी ड्यूरिंग द स्पेस ऑफ 20 days in severe bodily pain or unable to follow his ordinary pursuits। तो देखिए कह रहा है कि कोई उपैती जो जीवन को संकटापन्न करती है या जिसके कारण उपहत व्यक्ति 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने मामूली कामकाज को करने के लिए असमर्थ रहता है। एक सवाल यहाँ से भी बन जाता है, ये दिनों की संख्या पूछ लेता है कि 320 में कितने दिनों तक बंदे को बेड पे रहना चाहिए। बेड पे रहने का मतलब है कि वो ऐसी अवस्था में है कि अपने दैनिक जो सामान्य कामकाज दिनचर्या के होते हैं उन्हें करने में भी वो असमर्थ होता है, दूसरे व्यक्ति की सहायता उसे लेनी पड़ती है, और वो 20 दिनों तक। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि 320 के 8वें पार्ट में कितने दिनों का परहेज बताया गया है उसे, है ना, कि वो 20 दिन तक अगर ऐसी अवस्था में है कि कम से कम 20 दिन, मतलब 20 से ज़्यादा तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 20 डेज ऐसी परिस्थिति में यदि व्यक्ति रहेगा कि वो अपना कामकाज ना कर सके और उसको भयंकर पीड़ा, जो चोट उसे पहुंचाई गई है उस चोट के फलस्वरूप वो भयंकर पीड़ा में है और उसकी जान को भी खतरा बन सकता था उस चोट से, ठीक है ना। संकटापन का मतलब क्या है कि कोई उपैती जो जीवन को संकटापन करती है, यानी कि जीवन पर खतरा संभावित हो सकता है। इज दैट क्लियर? तो 320 के ये 8 पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किए, आप लोगों को ये अच्छे से समझ आए? कोई दिक्कत परेशानी किसी को भाई, कुछ समझ ना आया हो? सर पहले वाला बता दीजिए सर। जी सैयदा, सर पहला वाला बता दीजिए, इमार्केशन वाला। जी सर। सैयदा, मैंने ना पहले वाला बड़ा डीपली डिस्कस किया है, ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, आप इसको यूट्यूब पे देख लीजिएगा, आपकी सारी शंका का निवारण हो जाएगा। ओके सर। है ना? तो ठीक है सर। उसको मैंने डीपली डिस्कस किया है उसको। चल पाया। कोई बात नहीं, ठीक है सर। ठीक है, आगे बढ़े भाई। 321 कह रहा है वॉलंटरीली कोजिंग हार्ट। 321 बात कर रहा है, वॉलंटरीली शब्द हमने कहाँ पढ़ा है भाई, कौन बताएगा?
आईपीसी में वॉलंटरीली शब्द किस धारा में है? सैयदा आप ही बताइए। हाँ जी सर, जी सर। वॉलंटरीली शब्द आईपीसी की किस चैप्टर में है, किस धारा में है? सर 39 में है सर। चैप्टर कौन सा है? सर जर्नल एक्सेप्शन है सर, सेकंड वाला। एक्सेप्शन नहीं है, वो एक्सप्लेनेशन है। सेकंड चैप्टर है सर। हाँ आप सही बता रहे हैं, लेकिन आपका प्रोनाउंसिएशन, Explanation, sir. हाँ प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ा गया। एक्सप्लेनेशन तो चैप्टर नंबर 4 में है शायद, है ना? और चैप्टर नंबर 2 जो है वो जनरल हाँ एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा है, और सेक्शन 39 वॉलंटरीली की बात कर रहा है। तो यहाँ भी वॉलंटरीली कोजिंग हर्ट की बात कर रहा है 321। देखिए जब आप किसी को हर्ट करेंगे, आपकी तरफ से हर्ट जो है वो वॉलंटरीली होना चाहिए, तभी आप यहाँ इन धाराओं में बुक किए जाएंगे। अगर वॉलंटरीली नहीं है, किसी को हर्ट जो है आपके द्वारा स्वेच्छा के बिना भी, तो आपके द्वारा कोई चोटिल हो जाता है ना कई बार, तो वो चीज़ यहाँ कवर नहीं होगी। ये कह रहा है वॉलंटरीली कोजिंग हर्ट, ये कह रहा है हुएवर डज एनी एक्ट with the intention of thereby causing hurt to any person or with the knowledge that he is likely thereby to cause hurt to any person and does thereby cause hurt to any person is said voluntarily to cause hurt। तो 321 ने बड़े अच्छे से समझाया है। ये कह रहा है कि जो कोई किसी कार्य को इस आशय से करता है कि तद द्वारा किसी व्यक्ति को उपैति कारित करे, या इस ज्ञान के साथ करता है कि यह संभाव्य है कि वह तद द्वारा किसी व्यक्ति को उपैति कारित करे और तद द्वारा किसी व्यक्ति को उपैति कारित करता है, तो वह स्वेच्छा उपैति करता है, यह कहा जाता है। तो समझ आया? आपका इंटेंशन होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए, तब आप उस इंटेंशन और नॉलेज के साथ वैसा कोई कृत्य करेंगे जिससे सामने वाले को हर्ट हो जाए, तब ये कहा जाएगा कि आपने स्वेच्छा उपैति कारित की है। भाई आप बिना स्वेच्छा भी तो उपैति किसी को कारित हो सकती है ना आपकी तरफ से। इज दैट क्लियर? यस सर, यस सर। जी, वो कैसे हो सकती है, कोई बताएगा? स्वेच्छा तो हमने 321 में पढ़ लिया, कोई एग्जांपल दे के बताए। हाँ सर, जैसे हम मैच खेल रहे हैं, बैट बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, हाँ, और मैं शॉट मारता हूँ, वो बॉल जाके किसी के सर में लग जाए, हाँ, या आंख पे लग जाए, किसी भी पार्ट पे लग जाए, जी वो मतलब उसमें मेरी इच्छा तो नहीं है ना उसको, हाँ, ना बिल्कुल बिल्कुल आपकी स्वेच्छा नहीं है, आपने कोई ऐसा कृत्य किया नहीं है ना? तो आप तो गुड फेथ में अपना कार्य कर रहे हैं, आप खेल रहे हैं, तो वैसी अवस्था में उसको उपैति तो हुई है, उसको शारीरिक पीड़ा भी हुई है ना? यस सर। उसका यस सर। वो जो अभी हम 319 में जो पढ़ के आए हैं हम, वो सारा कुछ हुआ है उसे, लेकिन जी सर, आप यहाँ नहीं बुक होंगे। फिर उसके लिए स्वेच्छा, आपका कृत्य जो है स्वेच्छा किया जाना जरूरी है। हाँ, स्वेच्छा भी और उसका ज्ञान होना भी कि हाँ इससे इसको इतना नुकसान हो जाएगा। आप जो कृत्य ऐसा कर रहे हैं, तो आप के इस कृत्य से उसको ऐसा हो सकता है, लेकिन वहां आपका इंटेंशन और नॉलेज के साथ वो कार्य आपको करना है। ठीक है, बहुत अच्छा आपने एग्जांपल दिया है। और 322 कह रहा है स्वेच्छा घोर उपैति कारित करना। 321 319 से कनेक्ट है और 322 320 से कनेक्ट है। इज दैट क्लियर? सेम चीज यहां भी वही बता रहा है। ये कह रहा है whoever voluntarily cause hurt if the hurt which he intends to cause or knows himself to be likely to cause is grievous hurt, and if the hurt which he causes is grievous hurt is said voluntarily to cause grievous hurt। तो 322 कह रहा है कि जो कोई स्वेच्छा उपैति कारित करता है, यदि वह उपैति जिसे कारित करने का उसका आशय या है, या जिसे वह जानता है
कि उसके द्वारा उसका किया जाना संभाव्य है और घोर उपैती घोर उपैती है, और यदि वह उपैती जो वह कारित करता है घोर उपैती हो तो वह स्वेच्छा घोर उपैती करता है, यह कहा जाता है। सेम चीज़ है दोनों में, वहाँ केवल उपैती शब्द यूज हुआ है, यहाँ घोर उपैती यूज हुआ है। दोनों में नॉलेज है, आपका इंटेंशन है। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है? एक्सप्लेनेशन बोल रहा है कि अ पर्सन इज नॉट सेड वॉलंटरली टू कॉज ग्रीवियस हर्ट एक्सेप्ट व्हेन ही बोथ causes grievous hurt and intends or knows himself to be likely to cause grievous hurt, but he is said voluntarily to cause grievous hurt if intending or knowing himself to be likely to cause grievous hurt of one kind, he actually causes grievous hurt of another kind. स्पष्टीकरण समझिए क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति स्वेच्छा घोर उपैती कारित करता है, यह नहीं कहा जाता है सिवाय जबकि वह घोर उपैती कारित करता है और घोर उपैती कारित करने का उसका आशय हो या घोर उपैती कारित होना वह संभाव्य जानता हो। किंतु यदि वह यह आशय रखते हुए या यह संभाव्य जानते हुए कि वह किसी एक किस्म की घोर उपैती कारित कर दे, वास्तव में दूसरी ही किस्म की घोर उपैती करता है, तो वह स्वेच्छा घोर उपैती कारित करता है, यह कहा जाता है। ये कह रहा है कि जो 8 प्रकार वहाँ दिए हुए हैं ऊपर, तो उससे इस बात का कोई मतलब कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है कि आपका आशय तो आँख फोड़ने का था और फूट गया कान, तो आपके उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। समझ रहे हो ना ये क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि किंतु यदि वह यह आशय रखते हुए या यह संभाव्य जानते हुए कि वह किसी एक किस्म की घोर उपैती कारित कर दे। देखो हम 8 किस्म ऊपर पढ़ के आए हैं घोर उपैती के, ठीक है। तो वहाँ ये बताया गया है कि आपका आशय भले ही, मान लीजिए आपका आशय तो है किसी का आँख फोड़ने का कि मैं से लाओ काना अंधा जो भी कुछ करना चाहूँ कर दूँ, लेकिन बाई चांस क्या हुआ कि उसने बचाव के लिए आँख से तो उसने ऐसे मुंह फेर लिया, लेकिन आपका जो इंटेंशन था वो आँख की बजाय कान पे शिफ्ट हो गया, कान डैमेज हो गया उसका। तो वैसी अवस्था में इस बात स्पष्टीकरण कह रहा है कि वहाँ आप ये प्ली नहीं लेंगे कि जी मेरा तो इंटेंशन जो है आँख फोड़ने का था, आँख तो फूटी नहीं इसका तो कान फूट गया। तो इस बात से कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, स्पष्टीकरण ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है। इज दैट क्लियर? जैसे कि अभी इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन से आपको ये बात और समझ आ जाएगी। इलस्ट्रेशन कह रहा है ए इंटेंडिंग, यस सर, हाँ, ए इंटेंडिंग और नोइंग हिमसेल्फ टू बी लाइकली परमानेंटली टू डिसफिगर जेड्स फेस गिव्स जेड्स ए ब्लो विच डज नॉट परमानेंटली disfigure Jed's face, but which causes Jed to suffer severe body pain for the space of 20 days. A has voluntarily caused grievous hurt. यहाँ ये दृष्टांत जो है वो स्पष्टीकरण के हिसाब से बनाया हुआ दृष्टांत है। ये कह रहा है कि यह आशय रखते हुए या यह संभाव्य जानते हुए कि वह यह के चेहरे को स्थायी रूप से विद्रूपित कर दे। उसका इंटेंशन क्या है? चेहरे को स्थायी रूप से विद्रूपित करने का। तो विद्रूपित करने पे भी ग्रीवियस हर्ट लगता है, लेकिन हुआ क्या कि ये जो उसने प्रहार किया उसके चेहरे पर, वो स्थायी रूप से तो विद्रूपित नहीं हुआ, लेकिन उसको इतनी चोट पहुंची कि उस चोट की वजह से वह 20 दिनों तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहा। तो तब वो कहाँ आ गया? तब वो 8वें पार्ट में आ गया। उसका इरादा कौन से पार्ट का था? उसका इरादा 6ठे पार्ट की घोर उपैती कारित करने का था। तो स्पष्टीकरण आपको समझ आ गया होगा। ये स्पष्टीकरण ने ये कह दिया कि जो 8 प्रकार हैं, उन 8 प्रकार में से आपका आशय भले ही किसी विशेष प्रकार की उपैती कारित करने का हो, लेकिन यदि वो विशेष प्रकार का आशय कंप्लीट आपका नहीं हुआ, आपका आशय वो तो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन आपका मामला किसी और दूसरे वाले पार्ट में आ गया, तब भी आप
ग्रीवियस हर्ट के लिए दायी होंगे, आप इस बात की प्ली लेकर नहीं बैठ सकते कि सर मेरा इंटेंशन तो था ही नहीं, ये तो बिना इंटेंशन के हुआ है ये दूसरा काम। तो समझ आ रहा है भाई, आपको क्लियर हो रहा है बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ? जी सर। चलिए, यस सर। बहुत अच्छी बात है, आपको समझाना ही हमारा ध्येय है। अगर आपको बात समझ में आ जाए तो हमारी ये छोटी मोटी सी मेहनत कामयाब हो जाएगी जी। अब आते हैं सेक्शन 323। ये कह रहा है पनिशमेंट फॉर वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट। ठीक, 321 में जो बताया गया है, क्या बताया गया है? वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट बताया गया है 321 में, और 319 में बताया गया है कि घोरपैती क्या है। तो 321 का जो दंड है वो 323 में है भैया। 321 जो है वो डेफिनेशन क्लॉज है और 323 पिनल क्लॉज है। मैं अक्सर आपको ये बताता हूँ बात कि आईपीसी में कुछ धाराएं तो डेफिनेशन क्लॉज है, कुछ धाराएं पिनल क्लॉज है। ठीक है, तो आपको जब चार्ज फ्रेम करना होता है आप हमेशा पिनल क्लॉज का चार्ज बनाते हैं। तो साधारण मारपीट किसी के साथ यदि हो जाती है तो 323 का मुकदमा कायम होता है। आपने बहुत बार सुना होगा 323, है ना? हाँ, तो 323 में चूंकि इसका दंड दिया हुआ है तो दांडिक प्रावधानों का ही चार्ज फ्रेम होता है, उसी में एफआईआर कटती है सामान्यतः। ठीक, तो ये कह रहा है पनिशमेंट फॉर वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट whoever except in the case provided for by section 334 voluntarily cause hurt shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine which may extend to 1000 rupees or with both। 323 बोलता है भैया कि उस दशा के सिवाय जिसके लिए धारा 334 में उपबंध है, ठीक है, जो कोई स्वेच्छा उपैती कारित करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो 334 में क्या बताया गया है उसको भी आप एक बार देख लें तो तब आगे इसको आपको अच्छे से समझ आएगा। 334 पे चलिए, 334 क्या कह रहा है उसको भी एक बार देख लीजिए। 334 क्या कहता है, चूंकि इसमें एक धारा स्पेसिफिक बता दी गई है तो आपको उसको भी समझ लेना चाहिए। 334 कह रहा है प्रकोपन पर स्वेच्छा उपैती कारित करना। ठीक है, इज दैट क्लियर? और प्रकोपन यदि कोई आपको दे रहा है तो प्रकोपन तो आपको हत्या वाले मामले में भी एक्सेप्शन दिया गया था। हत्या वाले मामले में क्या हुआ था भाई? 300 का कौन सा अपवाद है प्रकोपन, संदीप पवार? सर जी ध्यान नहीं है सर ध्यान नहीं है अभी। यार सूत्र बताया था तुम्हें, सूत्र बता के भी अगर आप ऐसी बात करोगे दिल तोड़ने वाली। पहला ही तो है यार, सेकंड वाला है सर। हैं? पहले में है सर, पहले में पहला ही तो है। अपरालोजस तुम्हें अच्छे से कूट कूट के तुम्हारे दिमाग में भरा और तुम कह रहे हो कि ध्यान नहीं है, तो ये बड़ा दुख का विषय है। या तो आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो या हमारा बताया आपको समझ नहीं आ रहा है। अचानक वह गंभीर प्रकोपन 300 का पहला ही अपवाद है संदीप पवार साहब। यस सर। या आप देख रहा हूँ। या आप तत्काल क्वेश्चन से कई बार ऐसा होता है ना कि बाउंसर आ जाता है तो बल्लेबाज हिल जाता है, ऐसा हुआ आपके साथ। आपने दिमाग लगाया ही नहीं वहाँ तक जो सूत्र मैंने आपको बताया था। चलिए कोई बात नहीं। 334 कह रहा है वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट ऑन प्रोवोकेशन। तो देखिए जब प्रोवोकेशन पे आप किसी को हर्ट करेंगे तो तब आपको 323 वाला दंड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो ये एक्सेप्शन है एक तरह से यहाँ बताया है। whoever voluntarily cause hurt on grave and sudden provocation
if he neither intends nor knows himself to be likely to cause hurt to any person other than the person who gave the provocation, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 500 rupees or with both। देखिए वहाँ सज़ा है 1 साल की, और यदि आप प्रोवोकेशन की वजह से किसी को हर्ट करते हैं तो प्रोवोकेशन की हर्ट करने पर वहाँ 300 का मामला 299 में चला जाता है, और यहाँ 1 साल की सज़ा तक का मामला केवल 1 माह तक की सज़ा के मामले में कन्वर्ट हो जाता है। इज दैट क्लियर? फाइन भी वहाँ 1000 रुपये तक का फाइन है, या केवल 500 रुपये तक का फाइन है। तो 334 समझ आ गया भाई? यस सर। तो 323 कह रहा है, 323 मैंने आपको समझा ही दिया, कोई दिक्कत परेशानी? जी 334 में नहीं सर, क्या 334 का क्या कह रहे हो अजमल जी? मैं कह रहा हूँ ये सेक्शन 334 में उपबंध है जो स्वेच्छोपति करेगा, इस रिलेटिव हो गया। हाँ, उस दशा के सिवाय, यानी कि अगर मामला प्रकोपन वाला है तो मामला चला जाएगा 334 में, और सामान्य है तो रहेगा 323 में। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? अब अगला जो सेक्शन है 324। Yes, sir. हाँ, अगला सेक्शन जो है वो है 324। 324 बात कर रहा है किस बात की? 324 कह रहा है वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स और मीन्स whoever except in the case provided for by section 334। तो 334 का एक्सेप्शन यहाँ भी है 324 में भी। 324 और 323 दोनों उपैती की बात करता है। ठीक है, 323 और 324 में क्या अंतर है वो पहले हम इसे पढ़ लेते हैं, फिर इस पे अंतर को जाएंगे कि अंतर क्या है। ये कह रहा है whoever except in the case provided for the by section 334 voluntarily causes hurt by means of any instrument for shooting, stabbing or cutting, or any instrument which used as a weapon of offense is likely to cause death, or by means of fire or any heated substance, or by means of any poison or any corrosive substance, or by means of any explosive substance, or by means of any substance which it is deleterious to the human body to inhale, to swallow, or to receive into the blood, or by means of any animal, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years, or with both, or with fine, or with both। ठीक है, 324 कह रहा है खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा उपैती कारित करना, उस दशा के सिवाय जिसके लिए धारा 334 में उपबंध है। जो कोई अशन, वेधन या काटने के किसी उपकरण द्वारा या किसी ऐसे उपकरण द्वारा जो यदि आक्रामक आयुध के तौर पर उपयोग में लाया जाए तो उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है, या अग्नि या किसी तप्त पदार्थ द्वारा या किसी विष या किसी संचारक पदार्थ द्वारा या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा या किसी ऐसे पदार्थ द्वारा जिसका श्वास में जाना या निगलना या रक्त में पहुंचना मानव शरीर के लिए हानिकारक है, या किसी जीव जंतु द्वारा स्वेच्छा उपैती कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो 323 में जो उपैती कारित की जा रही है
वहाँ उपैती कारित करना और 324 में जो उपैती कारित की जा रही है, दोनों में क्या अंतर आप लोगों को नजर आ रहा है भाई? जी खतरनाक आयुध द्वारा। हाँ सर 323 में तो हाथ मतलब हाथों से हाँ, मतलब शारीरिक रूप से वो करेंगे, और किसी को 324 में हम हथियार यूज करेंगे, चाहे डंडा हो। आपके हाथ में साधन आ गया ना कोई। जी 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 323 जो में खतरनाक हो। 323 में तो आपने केवल मुक्के, लात, चांटे उनसे ही काम चला लिया, है ना। और 324 के लिए आपने कोई ऐसे खतरनाक आयुध या कोई साधन ऐसे आपने इस्तेमाल किए, ठीक है। और इसमें आग का इस्तेमाल भी बताया गया है, किसी तप्त पदार्थ का इस्तेमाल भी बताया गया है। तप्त पदार्थ का मतलब क्या है? आपने किसी को कोई लोहे की रॉड गर्म की और उसको लगा दी, उसको बेचारे को सामने वाले की पीठ पे लगा दी, है ना, हाथ पैर कहीं भी लगा दी, मतलब पूरी बॉडी में, तो वैसी अवस्था में मामला 324 में चला जाएगा। तो कुल मिला के अगर साधारण सा अंतर देखें तो आप अगर बिल्कुल बेयर हैंड और बेयर फुट हैं तो आप जो है 323 में हैं, और आपके हाथ में कोई साधन आ गया तो साधन के साथ यदि आप उपैती कारित कर रहे हैं तो आप 324 में आ गए। इज दैट क्लियर? यस सर, यस सर। कुछ समझ आ रहा है भाई सबको? जी शीतल राज जी, शीतल राज, कैन यू हेयर मी? यस सर, यस सर। कहाँ से हैं आप शीतल जी? सर कासगंज। कासगंज। चलिए, जी सर। देखिए इस क्लास का हमें एक फ़ायदा ये हो रहा है कि बहुत दूर दूर से नए नए लोगों से मिलने का अवसर, बात करने का अवसर मिल रहा है, और बहुत ही अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स क्लास में हैं जो मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों में से छत्तीसगढ़ का फॉर्म भी डाला है क्या कुछ लोगों ने? छत्तीसगढ़ सिविल जज नो सर। कोई नहीं है क्लास में जो छत्तीसगढ़ जाना चाह रहा हो? हाँ, वहाँ वो क्या बोलते हैं उसको, नक्सलवादी एरिया है भाई, तुम वहाँ क्यों जाओ, अपने यही ठीक है नहीं? जी चलिए, आज की क्लास का समापन मैं यही करता हूँ। काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हुई, और मिलते हैं कल अगली क्लास में, ठीक है। तो आप सभी को शुभ रात्रि, शब्बा खैर, क्लास में हो तो मुझे फोन करना, तुम्हारा फोन नहीं लग रहा। गुड नाइट। गुड नाइट सर, थैंक यू सर। ओके।